हमको बताना था कि राजनीति में जाति प्रथा का ह्रास। अब ये देखिए कैसे होता है। अगर इसमें एक टर्म आप समझिएगा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी चाहे कि हम एक ही जाति के वोट से और एक ही जाति का फेस बना करके हम जीत जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि कहीं कहीं आप देखिएगा कि मेजर जो जाति होते हैं वह कुछ जातियाँ तो मेजर परसेंटेज में होती हैं, जैसे 30%, 35% में मेजर जातियाँ होती हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय की जाति हैं, अल्पसंख्यक मतलब होता है जो कम मात्रा में समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय की जातियाँ होते हैं वह उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब कैसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि मेजर जाति हैं और मेजर जाति में कोई भी हो सकते हैं, मेजर जाति XYZ कोई भी मेजर जाति हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार से समझ लीजिएगा इसको। कोई भी मेजर जाति हो सकते हैं XYZ में से। इन मेजर जाति में से क्या करेगा पार्टी क्या करेगा कि इन सभी जात को ये जो मेजर जाति हैं इन्हीं के पार्टी का उम्मीदवार उतार देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक्स कास्ट है जो कि यहाँ पे 40% है, ठीक है, और राजनीति में जाति के थ्रू यही एक्स कास्ट का उम्मीदवार सब पार्टी उतार देंगे। यहाँ पे समस्या हो जाएगा। सारे पार्टी जब एक ही कास्ट के उम्मीदवार को उतार देंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा कि अब ये जो मेजॉरिटी कास्ट वाले हैं ना, ये इस पार्टी के उम्मीदवार के चक्कर में बढ़ जाएंगे। तब यहाँ पे अगर कोई निर्णायक भूमिका निभाएगा तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही निभाएंगे ना। अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी लोग हैं उनका वोट जहाँ मिलेगा वो उम्मीदवार जीत जाएगा। बात यहाँ पे सीधा है। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए राजनीतिक पार्टी अपने आप को ये चाहकर कि हम अपना फेस किसी एक धर्म समुदाय का बना लें, नहीं बना पाती है। उसे यही टारगेट रहता है कि हम सभी धर्म समुदाय को टारगेट करें ताकि वो लोग निर्णायक भूमिका निभाएंगे। देखिए क्या होता है राजनीति में ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे कास्ट होंगे जो उनको वोट देंगे ही देंगे, उन पार्टी को वोट देंगे ही देंगे। कुछ ऐसे कास्ट होंगे। उसके सिवा मतलब अगर 4 पार्टी है ना तो 4 पार्टी का ऐसा फेस ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना कि उनका वोट जाएगा ही जाएगा, फिक्स है। लेकिन कुछ कास्ट ऐसे होंगे जिन पर कोई निर्भर नहीं करता है कि किन पार्टी की तरफ वोट देंगे। इनका सीधा निर्भर करेगा कि पार्टी कैसा है, पार्टी मौजूदा कैसा काम कर रही है। इसके साथ ही कुछ बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो स्पेशल अपने पुरानिक जो मान्यताएं हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे बाप दादा और मेरे घर के पूरे लोग इसी पार्टी को वोट देते हैं तो हम काहे किसी को और को देंगे। उसके सामने उन पार्टी का अच्छाई या बुराई कुछ भी आप गिनाइएगा, उनसे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि मेरे घर के लोग शुरू से उन्हीं को वोट देते आए हैं तो हम भी देंगे। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनका वोट हमेशा बदलते रहता है ना, तो यहाँ पर ये पार्टी जो है इसको ज़्यादा जातीय प्रथा लेकर चलना हरास हो जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा जाति प्रथा लेकर चलेगी तो इसको इस बात के लिए प्रॉब्लम होगा कि ये चुनाव नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक में आपको बता दिया ना, कुछ लोगों का ऐसा कास्ट का वोट होता है जो वेरिएशन करता है, डिपेंड करेगा ये किनको देंगे, उसका वादा कैसा है ना, वो कैसा वादा कर रहा है, कैसा काम करने की बात कर रहा है, उस पर देंगे। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग इतना कुछ जान गए, पढ़ लिख लिए, तो अब आप लोग लकीर का फकीर नहीं बनिएगा। अब आपके पिताजी किसको वोट देते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो मौजूदा पार्टी अभी अच्छा काम करेगी तो आप दीजिएगा, नहीं करेगी तो नहीं दीजिएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है, लोकतंत्र का मतलब यही होता है। लोकतंत्र है सर, हम इस लोकतंत्र में यही ना है कि हम शासक को बदल सकते हैं। लोकतंत्र में यही है कि जनता के द्वारा हम शासक को बदल सकते हैं। तो सीधा सीधा आप बात इसमें यह समझिएगा कि कहीं कहीं पे बहुत सारे जब समुदाय होते हैं, विभिन्न समुदाय होते हैं, एक से अधिक 4-5 समुदाय होते हैं और एक समुदाय, कोई ऐसा एक समुदाय नहीं है जो 50% से अधिक है। उस स्थिति में क्या होगा कि चुनावी पार्टी जो है, उस स्थिति में चुनावी पार्टी अपना फेस को सेकुलर रखना चाहेगी, अपना फेस को सेकुलर रखना चाहेगी। वह चाहेगी कि हम अपने फेस को सेकुलर रखेंगे ताकि हम ऐसे हित का बात करें जिससे अधिक से अधिक समुदाय हमसे जुड़ पाए। वहाँ पे अब जाति काम नहीं करेगा, वहाँ पे जाति काम नहीं करेगा, वहाँ पर ये काम करेगा। अगर एक समुदाय, ठीक है, पार्टी के बल पर एक समुदाय को ले सकता है, फेस के बल पर दूसरे समुदाय को ले सकता है, तो हमें तीसरा का भी वोट चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा। जैसे कल हम एक चीज़ आप लोगों को बता रहे थे जाति में कि देखिए एक पार्टी जो है अपना फेस बना लिया, एक कैंडिडेट का फेस उतार दिया।
अपना फेस कोई और कास्ट की तरफ बनाया है और कैंडिडेट का फेस कोई और कास्ट का उतारा, जिससे वो टारगेट किया कि दोनों कास्ट को ले लेंगे और मेजोरिटी मेरा वोट आ जाएगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन कहीं पे ऐसा है ही नहीं है, कहीं पे जाति पूरी तरीके से छोटे छोटे संख्या में है, 10%, 15%, यानी वहां पे नंबर ऑफ कास्ट ज्यादा है। पार्टी के बल पे आप उस कास्ट को ले लेंगे, फेस के बल पे उस कास्ट को ले लेंगे, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। टोटली आपको 10 से 15% ही वोट मिल पाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। इस स्थिति में आपको वो चीज टारगेट करना होगा जो ज्यादा से ज्यादा 50, 70, 60% लोगों में लगे, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी चीजों पे आप टारगेट करिएगा ताकि लगे कि हाँ ज्यादा से ज्यादा महंगाई। अब महंगाई से ज्यादा लोग परेशान होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कितना मेजर जनता गरीब है। जब मेजर जनता यहाँ का गरीब है तो आप गरीबी पर फोकस कीजिए ताकि मेजर जनता वोट आपको दे, क्योंकि आप कास्ट को कास्ट नहीं, आप जो कास्ट लोगों द्वारा बनाया गया है उस कास्ट पे नहीं मत ना जाइएगा, उस कास्ट पे आप जाइएगा जो कास्ट बोले ना कि एक मजदूर वर्ग है, वो भी तो एक वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, वो भी तो वर्ग है, तो इसलिए आप गरीब वर्ग को टारगेट कीजिएगा। खैर यहाँ पे गरीब वर्ग को टारगेट करना गलत नहीं होगा, अरे गरीबी दूर करना गलत चीज थोड़े होता है, लोगों को एजुकेटेड करना गलत चीज थोड़े होता है। तो ये है चुनावी हरास, इसमें जाति, यहाँ पे जाति काम नहीं करेगा। वो पार्टी कितना भी चाह लेगा ना, जाति काम करेगा ही नहीं करेगा। यहाँ पे आपने डिटेल में इसको देखा, ये 2 फेस मेजर होता है, 2 फेस से जीता जाता है, और यहाँ पे 2 फेस है, ये नहीं है, क्योंकि 2 फेस ले भी लेगा अपना और उम्मीदवार का फेस ले लेगा, यानी एक अपने जाति पर अब वोट ले लिया और एक उम्मीदवार के जाति पर वोट ले लिया, इसके बावजूद भी उसको नहीं आएगा। किसको जाएगा? जो विकास का बात करेगा, क्योंकि विकास, गरीबी दूर करना, महंगाई दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, ये लगभग 80% घरों में प्रॉब्लम है। ये 1-2 युवा बेरोजगार है, सही काम नहीं मिला है, संतुष्टि का। अब बेरोजगारी का परिभाषा जानते ही हैं, बेरोजगारी का परिभाषा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको रोजगार मिला है। योग्यता के अकॉर्डिंग काम मिला या नहीं मिला, ये डिपेंड करेगा कि आप रोजगार आपके पास है या नहीं है। बस यही चीज़ था। अब हम लोग आगे की चीज़ चलेंगे। हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों को पढ़ना है जाति में राजनीति। ये चीज़ हम अब पढ़ेंगे कि जाति में राजनीति को कैसे किया जाता है। चलिए इसमें हम लोग 1 नंबर में देखेंगे। देखिए इसमें क्या करती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो यही टारगेट, वो इस बात पर ध्यान देगी कि हम अपने थ्रू कितने जाति का गोलबंदी कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से काम करें जिससे जाति टूट हो जाए और मेरे तरफ, यानी अब यहाँ पे टारगेट होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये जाति में राजनीति वहाँ पर भी काम आता है जब कोई जाति, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे X जाति अधिक है, अब पता चला जितने पार्टी हैं, यानी यहाँ पे से 4 पार्टी लड़ रहे हैं, यहाँ पे 4 पार्टी लड़ रहे हैं, चारों पार्टी का उम्मीदवार जो है एक से ही समुदाय के हैं, चारों पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वह एक ही समुदाय के हैं। अब यहाँ पे समस्या हो जाएगा। तो इस समस्या का निपटारा करने के लिए क्या करती है पार्टी कि जाति के अंदर राजनीति करना शुरू करती है, जाति के अंदर राजनीति करना शुरू करेगी। अब जाति के अंदर राजनीति कैसे करेगी? अब यहाँ पे आप देखिएगा कि वह जाति को फोड़ने की प्रयास करेगी, यानी कि एक ही जाति के लोग हैं, लेकिन उन जाति में से ये बताने का प्रयास करेगी कि ये आपके जाति के हित का तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए किए क्या हैं आज तक ना, इस तरह का काम करना शुरू करेगी। ठीक है। अब इसमें अगर हम 2 नंबर का बात करें तो 2 नंबर में क्या किया जाएगा कि बहुत सारे जैसे मेजर पार्टियां हैं, जैसे मान लेते हैं हम भारत का, तो भारत का राजनीति कुछ दिन पहले, अभी कुछ राजनीति का स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन इससे पहले भारत का राजनीति जो है वह 2 पार्ट में चलता था। भारत का राजनीति जो है 2 पार्ट में चलता था। एक राजनीति जो है वह जातिवाद चलता था और एक राजनीति जो है वह डेवलपमेंट पे चलता था। लेकिन कुछ समय पहले ये वाला राजनीति जो था ना वो सक्सेस था। कुछ दिन पहले जो था ये वाला राजनीति जो है वह सक्सेस था, ये वाला राजनीति अनसक्सेस, फेलियर था ना। जातिवाद की राजनीति कुछ दिन पहले तक फेलियर था, लेकिन अभी के टाइम में ये वाला राजनीति जो है वह सक्सेस हो रहा है ना, ये वाला राजनीति जो है सक्सेस हो रहा है। हम क्या बोले कि कुछ दिन पहले यानी 2014 के टाइम पे, 2014 में जब इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे थे पार्टी लोग, तो क्या बात कर रहे थे कि हम महंगाई दूर कर देंगे। अब जाके उठाइए 2019 में क्या बात किया जा रहा है। अब जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि 2019 में जो पार्टी जीती हुई है उसकी क्या स्पीच है। कहीं महंगाई घटाने की बात नहीं है,
यानी 2014 में जो हम लोग वोट दिए थे, वो वोट दिए थे महंगाई को घटाने के लिए, बेरोजगारी को घटाने के लिए। लेकिन हम 4-5 साल और 7-8 साल में इतना माइंडसेट बदल गया कि अब महंगाई बेरोजगारी से की तरफ से हमारा दिमाग हट करके और ये हमारा चला गया कास्टिज्म पे, रिलीजियन पे, कास्टिज्म और रिलीजियन पे चला गया। और ये कास्टिज्म और रिलीजियन पे जब चला गया तो हमको इस चीज से ध्यान हट गया। ये इसी अब यहाँ पे कौन सा खेल खेला गया, यहाँ पे कौन खेल खेला गया, जो ऊपर में आपको बता रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्टिज्म, इसी का तो खेल खेला जा रहा है। तभी तो हमारा ध्यान यहाँ से भटक कर यहाँ आ गया। नहीं तो 2014 में कोई ऐसा थोड़ी कह रहा था कि हम जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं, नहीं। वहां पे लोगों के अंदर बस ये चीज था, वहां पे लोगों के अंदर बस ये चीज था कि हमारा जो है वोट जाएगा 2 करोड़ हर साल युवाओं के रोजगार के लिए। ठीक है, आप उस 2014 का स्पीच उठाकर सुनिएगा। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार के लिए, महंगाई दूर करना है, बहुत सारे नेता में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को दूर करना है, इसके लिए था। लेकिन अब जाति के आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन खैर ये जो चीज़ था ना, डेवलपमेंट वाला जो चीज़ था, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद था। हम लोगों के लिए डेवलपमेंट वाला चीज़ जो है वो बहुत फायदेमंद था। हम लोग कब नहीं चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं। अब आइए, अब हम लोग इस सेंस को कुछ पल के लिए हम हटा देते हैं, अब डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए अभी आपको बताया है कि जातीय ह्रास होता है, जाति का ह्रास होता है। अगर मान लीजिए हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे और डेवलपमेंट वाला सोच को सक्सेस करना है, तो हमें जो रियल कास्टिज्म होता है उससे बाहर आना पड़ेगा। रियल कास्टिज्म क्या है? अगर रियल कास्टिज्म है कि जो प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो मानवता ढंग से, यानी पुरानी जो मान्यता है उसके ढंग से जो कास्ट आ रहा है, उस कास्ट में ये जागरूक करना कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि कास्टिज्म, ना उसको जागरूक करना। यानी हर व्यक्ति के अंदर, अधिक से अधिक मेजोरिटी व्यक्ति के अंदर, आप जाति के अंदर इस बात का राजनीति करेंगे कि आप डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, आप जाति पे फोकस ना कीजिए। ये एक दूसरा सेंस हो गया जाति में राजनीति का, ये दूसरा सेंस हो गया जाति में राजनीति का। खैर, अगर हम मौजूदा का बात करेंगे तो मौजूदा आपका जाति का सेंस जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी वो नहीं है, लोग पूरी तरीके से ब्रेनवॉश हो चुके हैं, लोग पूरी तरीके से ब्रेनवॉश हो चुके हैं। अच्छा, ये भी काम कैसे हुआ? ये काम कैसे किया गया? विजुअल के थ्रू। क्योंकि लोगों को देखिए, हिटलर ने कहा था, हिटलर ने एक बात कहा था कि झूठ इतना बोलो कि उसको सच लगने लगे ना। जितना भी एबीपी न्यूज है ना, एबीपी न्यूज, आज तक, इन सभी न्यूज, रिपब्लिक भारत, इन सभी न्यूज को उठाइए, ये जो बात कह रहे हैं, हाँ तो ठीक है, बैठे ना वो लोग, ये सभी जितना वो लोग बात कह रहे हैं, उन सभी बात को भी न्यूज को आप देख रहे हैं, कोई भी न्यूज को आप देख रहे हैं, उस न्यूज को सीधा आप उसको फैक्ट चेक कीजिए कि क्या रियल है और क्या झूठ है। बात सीधा है ना। एक पढ़े हुए नागरिक का यही पहचान होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म संप्रदाय और उसके बाद जो है लिंग। क्या हुआ? चलिए आइए, इधर आइए, आप लोग धर्म को देखिएगा ना। इसको ज्यादा इसमें, क्योंकि हम धर्म के बारे में आपको यहाँ पे जानना है तो संप्रदाय के बारे में जानना है। धर्म आपको पहले से हम बता दिए हैं, अगर जानना है आपको तो संप्रदाय के बारे में जानना है। लेकिन फिर भी धर्म का डिफिनेशन सुन लीजिए। जब जो है वह ऐसे समाज में ऐसे लोग जो विभिन्न आस्था को मानने वाले लोग होते हैं, समाज में विभिन्न आस्था को मानने वाले लोग जो हैं वह अलग अलग धर्म समुदाय के कहलाते हैं ना। देखिए, समाज में विभिन्न आस्था के मानने वाले लोग विभिन्न धार्मिक समुदाय के कहलाते हैं ना, विभिन्न धार्मिक समुदाय के कहलाते हैं, पहला चीज। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे संप्रदाय का, आगे हम बात करेंगे आपको संप्रदाय का। संप्रदाय क्या होता है ना, ये चीज आपको जानने वाली बात है। देखिए, जब क्या होगा कि विभिन्न, यहां पर हम धर्म का परिभाषा आप लोगों को बताएं कि विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग वो कहे जाते हैं जो विभिन्न आस्था को मानने वाले लोग होते हैं, यानी अलग अलग आस्था के लोग मानने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग बात को मानने वाले हैं, ये अलग अलग मान्यता को मानने वाले हैं, ठीक है। ईसाई ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद संप्रदाय की बात करिए। देखिए, जब ये जाति या ये जाति या ये जाति फिर या ये जाति, इन चारों जाति में से कोई भी एक जाति अपने मान्यता को, अपने आस्था को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, जब इन चारों जाति में से कोई भी एक जाति अपने आस्था, अपने मान्यता को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, उसे ही संप्रदाय कहा जाता है ना। देखिए, इन चारों धर्म के लोग हैं, इन चारों धर्म के लोगों में से कोई अपना जो मान्यता है, मान लीजिए कि मुस्लिम्स जो है वो अपने मान्यता को सबसे सर्वश्रेष्ठ माने और कहें कि मेरे सिवा जो है और सारा धर्म गलत है, यही संप्रदाय है,
ठीक है, यही संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब होता है कि कोई भी धार्मिक समुदाय के लोग, कोई भी धार्मिक समुदाय के लोग किसी और के आस्था को न ध्यान में रखते हुए अपने आस्था को सर्वश्रेष्ठ माने। यानी हम आपके बातों को नहीं मानते हैं ना। अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम अपना धार्मिक काम को ज्यादा प्राथमिकता दें और आपके धार्मिक काम को हम प्राथमिकता ही ना दें, यह सांप्रदायिकता है। यह कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बस रही है मेरे अंदर, मतलब अपने धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव सांप्रदायिकता है। और जब यही चीज राजनीति में बढ़ने लगती है ना, तो यह पूरी तरीके से सांप्रदायिकता क्रिएट हो जाती है। और ये सांप्रदायिकता क्रिएट हो जाती है। इसके वजह से बहुत सारे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। इसके वजह से बहुत सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मेनली जो है वह संप्रदाय का मतलब होता है समुदाय। ठीक, इसका मतलब होता है संप्रदाय का मतलब होता है समुदाय। इसको बात को समझिएगा, संप्रदाय का मतलब होता है समुदाय। और समुदाय जो है वह अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, उसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। उसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता। जो कि सांप्रदायिकता का इस्तेमाल राजनीति में किसी के भावना को आहत करने के लिए, हम किसी को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका में। श्रीलंका में जो सिन्हली समुदाय है, सिन्हली समुदाय बौद्ध धर्म जानते होंगे ना आप लोग, बौद्ध धर्म। जो सिन्हली समुदाय है, यानी कि बौद्ध धर्म जो समुदाय है, सिन्हली समुदाय है जो बौद्ध धर्म का समुदाय है, उसको वहां का सरकार भी साथ देती है। वहां के सरकार को उसका साथ देना, यह सांप्रदायिकता है ना। और इस धर्म को सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, उस वहां पे सरकार को साथ देने की वजह क्या है? वहां पे सरकार को साथ देने का इसका वजह है वोट लेना, क्योंकि पता है मेजोरिटी जनता सिन्हली है। अगर हम इनका साथ देंगे, इनको इनके बातों को ज्यादा मान्यता देंगे तो ये वोट देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे होता है। अब इसके बाद संप्रदाय से रिलेटेड अन्य चीज जो है वह देख लीजिए आप लोग। संप्रदाय से रिलेटेड जो आपके बुक में चीज दिया हुआ है कि धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। उसके बाद आगे है राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्षपोषण करने लगती है, पक्षपात करने लगती है। उसके बाद किसी धर्म विशेष के अनुयायियों दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचार का दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माने जाने लगना ना। जब श्रेष्ठ माने जाने लोग मानने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। श्रेष्ठ जब लोग मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम सांप्रदायिकता का एकदम बेसिक सा चीज है, संप्रदाय का एकदम बेसिक सा चीज है कि जब अपने धर्म को किसी और धर्म से श्रेष्ठ मानने लगना। अब यही सारा समस्या को क्रिएट करेगा, यही सारा समस्या को क्रिएट करेगा। और इसका हम लोग परिभाषा आगे दिया हुआ है, तो इसका हम आप लोगों को परिभाषा बताइए दिए। अब इसका राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके विषय में आपको पता ही होगा कि इसका संप्रदाय का राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब बता देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 समुदाय हैं, यहाँ पे 4 समुदाय हैं। अगर कोई भी पार्टी इन चारों समुदाय में से किसी एक की आस्था को बढ़ोतरी देगी और एक की आस्था को कमी करेगी, तो एकदम जरूर है कि वो व्यक्ति सोचेंगे कि ये जो है मेरे लिए हित का काम कर रही है, और उसके तरफ वो वोट जाएगा। अब इसका राजनीति में ना, यहाँ पे राजनीति में 3 काम होता है। मेनली इसका राजनीति में 3 काम होता है। अब ये चीज आप लोग समझिएगा कि राजनीति किस तरह से संप्रदाय के आधार पर किया जाता है। संप्रदाय के आधार पर राजनीति किस तरह से किया जाता है। अच्छा, कभी कभी आप देखे होंगे कि क्या किया जाता है कि कोई धर्मगुरु के माध्यम से राजनीतिक पार्टी प्रचार करवाती है। देखे हैं क्या? अरे भाई, आप देखे, आपको पता नहीं होगा, जो आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, ये सभी लोग जो है इनके यहाँ अच्छे नेता जाते थे। इनके यहाँ अच्छे नेता जाते हैं ना। देखिए, हर एक तो बात तय है कि हर धर्म में पाखंड है। पाखंड का मतलब होता है सिर्फ फालतू का, जैसे होता है ना, फालतू का झोल झमेल करना, उससे होना जाना कुछ नहीं है, लोगों को फालतू में उलझाए रखना। देखिए, हर धर्म में पाखंड है। जादू टोना झाड़ फूकी टोटली पाखंड है। कोई कहे भूत पकड़ लेता है, हम कहते हैं हमको भूत पकड़ के दिखाए। हम सीधा दावा करते हैं कि राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप देखिएगा। संप्रदाय का या सांप्रदायिकता का राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप देखिएगा। सबसे पहला चीज, अरे भाग मिटा दिए। बात मत कीजिए आप लोग जी, काहे बात कर रहे हैं आप लोग? भूत धल्लस का हमारे पास देखिए, भूत का इलाज दवाई होता है।
हम सोचते हैं कि दवाई खिलाओ भूत का इलाज हो जाएगा। चलिए आइए यहां पर देखिएगा, सबसे पहला चीज धर्मगुरु, धर्म गुरुओं के माध्यम से प्रचार कराया जाता है, ताकि उस धर्म गुरुओं के माध्यम से प्रचार कराएंगे तो उनके जितने फॉलोअर हैं, उनके जितने मानने वाले लोग हैं वो हमारे सपोर्ट में वोट देंगे। यही वजह है कि पाखंड का सपोर्ट नेता करते हैं। नेता को भी पता होता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन उनका मजबूरी होता है पाखंड का सपोर्ट करना, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक अच्छा शासक को चुनना है फिर आपको जागरूक होना होगा। आप गलत लोग, अगर मान लीजिए ना कि आप अपराधी को सपोर्ट कर देंगे तो नेता मजबूर हो जाएगा सपोर्ट करने के लिए ना नेता मजबूर हो जाएगा सपोर्ट करने के लिए। सही कह रहे हैं आप लोग, हंस कह रहे हैं, ज्यादा सुनाई दे रहा है ना। चलिए आइए आगे ना, उसके बाद यहाँ पे आइएगा ना। देखिए धर्म गुरुओं के माध्यम से अगला चीज इसमें उपयोग किया जाएगा। दूसरा नंबर संप्रदाय का उपयोग किया जाएगा मेजोरिटी के सेंस में। बहुसंख्यकवाद, जिसको कहा जाता है बहुसंख्यवाद कैसे? देखिए जो ज्यादा मात्रा में लोग हैं, बात को समझिए, जो ज्यादा मात्रा में लोग हैं वह हमेशा चाहेंगे कि सत्ता में मेरा वर्चस्व रहे। जो ज्यादा मात्रा में लोग हैं वह चाहेंगे सत्ता में हमारा वर्चस्व रहे, और सत्ता में वर्चस्व के लिए उनका वोट काफी है, क्योंकि वो ज्यादा है, उनका वोट काफी है, वो ज्यादा है। अगर ऐसे वो करते हैं तो ये भी सांप्रदायिक को जन्म देगा, इसके सिवा नेक्स्ट नंबर जो आपका पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट दिया है जो, वह दिया है एक और, देखिए 3 नंबर संप्रदाय। ये एक काम किया जाता है कि संप्रदायों के बीच, धर्म के बीच, 2 धर्मों के बीच दंगा करा दीजिए, 2 धर्मों के बीच किसी ना किसी ढंग से दंगा करा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण मतलब होता है कि कोई खास समुदाय के लोग जो इस दंगा से शोषित हुए या कुछ भी दिक्कत हुआ, उन समुदायों के लोग जो हैं वह आप उनके हितैषी बन जाएंगे, क्योंकि उसमें शोषण हुए और इसमें हो जाएगा। यानी संप्रदाय जब होता है, जब धर्मों के बीच दंगा हो जाए, या फिर मान लीजिए कि हिंसा हो जाए, दंगा या हिंसा हो जाएगा, तो इस स्थिति में होगा, जो कि आपका 3 नंबर पॉइंट है। देखिए हम 3 नंबर सांप्रदायिकता का राजनीति में देखें, क्या देखें? सबसे पहला चीज कि धर्म गुरुओं के द्वारा प्रचार कराना, पहला नंबर बात धर्म गुरुओं के द्वारा प्रचार करना। दूसरा नंबर बात बहुसंख्यकवाद पे काम करना। बहुसंख्यकवाद को, यानी जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सोचेंगे हम लोग ज्यादा हैं तो हमारा सरकार होना चाहिए ना, और वह अपने ज्यादा होने का फायदा उठाएंगे, जैसे श्रीलंका में उठाया जाता है। श्रीलंका में सिन्हिली जो है श्रीलंका में, वह यानी बौद्ध, श्रीलंका में सभी धर्म के लोग हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसके बाद सिख भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिन्हिली का स्पेशल राइट मिला हुआ है ना। और यहाँ पे बौद्ध, श्रीलंका जो है वह बौद्ध धार्मिक है ना, वह धर्म निरपेक्ष नहीं है, वह बौद्ध धर्म का वहां पे ज्यादा संरक्षण मिला हुआ है श्रीलंका को, ठीक है ये चीज। इसके बाद एक संप्रदाय में इस तरह से संप्रदाय की राजनीति में यूज किया जाता है कि वोट के टाइम पे दंगा भड़का दो। वोट के टाइम पे दंगा भड़काने से क्या होगा कि सभी के अंदर अब विकास वाला मुद्दा जो है बंद हो जाएगा, डेवलपमेंट वाला मुद्दा जो है वह बंद हो जाएगा सभी के अंदर, और मुद्दा एक आ जाएगा धर्म, जिस बातों पे लड़ाई हुआ है। अगर मान लीजिए कि अब इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मंदिर में हिंसा हो गया, कोई मंदिर में कुछ ऐसा चीज फेंक दिया गया जिससे आस्था भावना आहत हो जाए, तब इससे क्या होगा कि जो उसमें नेता जो है वह हिंदू समुदाय से जो हित का बात करेंगे वह डायरेक्टली उनका वोट चला जाएगा। अब कोई डेवलपमेंट में फोकस करेगा ही नहीं। ऐसे मान लीजिए मुस्लिम के साथ हुआ कि कोई ऐसा चीज फेंक दिया गया जिससे मस्जिद में या पवित्र जगह पे, जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचे, तब वो क्या करेगा, अगर कोई मुस्लिम नेता है वह पूरा वोट मुस्लिम का ले लेगा, इस तरह का इस्तेमाल करके। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मुंबई में मराठी और बिहारियों के साथ जो अत्याचार हुआ, मराठी और हिंदी भाषियों के साथ अत्याचार हुआ, वहां का नेता पता है कि हिंदी भाषी लोग होंगे कितना, तुच्छ सा लोग होंगे, लेकिन इन पर भड़का करके दंगा भड़का करके हम चाहेंगे तो टोटल मराठी डेवलपमेंट के विकास से हट जाएंगे और टोटल मराठी को वोट दे देंगे, क्योंकि कहेंगे कि मराठी वर्चस्व है भाई, मराठी का वर्चस्व होना चाहिए। यहाँ पे ये बताएंगे कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है वह हिंदी भाषी से खतरा में है। वह ये बताने का कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र जो है वह हिंदी भाषी से खतरा में है। क्या खतरा में भाई? आपका संसाधन चला जाएगा, आपका पानी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, आपका वायु जो है, ज्यादा लोग रहेंगे, जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो वायु प्रदूषित होगा। इस तरह से उन्हें लगता है कि ये हमारा स्थान है और दूसरा कोई आकर के हमारे संसाधन को लॉस करेगा। महंगाई इनके वजह से बढ़ रहा है। इस तरह की काम किया जाता है सांप्रदायिक का। और ये हो गया धर्मगुरु, और ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया। अब जो है इसके आगे संप्रदाय हो गया, और हम इसके आगे पढ़ेंगे लिंग, जेंडर। अब जेंडर को आप लोग देख लीजिए। जेंडर मतलब होता है मेल और फीमेल। हमारे यहाँ ऐसे तो आपको पता ही होगा कि भारत जो है वह
भारत को पितृ प्रधान देश कहा जाता है ना, यहाँ पर पिता की प्रधानता है, यहाँ पर पिता की प्रधानता है, ठीक है ना। इसीलिए देखा जाएगा कि पिता, अरे भाई भारत में पिता का प्रधानता माना जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है पिता की प्रधानता वाली क्या बात होती है, समझिए आप। सभी लोग शांत रहिए, थोड़ा सा आप लोग समझिए ध्यान से, हमारा कहने का मतलब क्या है। भारत जो है जेंडर के मामला में एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। कैसे, अब समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में नाम लिखवाने जाते हैं तो आपसे सबसे पहले, अच्छा आप कहीं बच्चा को देखिएगा ना, कहिएगा केकर लड़का है, उस सबसे पहले नाम बताता है पिता का, माँ का नाम बताता है क्या? नहीं बताता है। और आपको जानने की चाहत भी नहीं है माँ कौन है, पिता का जानने की चाहत है, पिता कौन है। जब आप स्कूल, आधार कार्ड पे किसका नाम रहता है, माँ का नाम है क्या? पिता का नाम है। और देखिए यहाँ पे पिता की प्रधानता दी जाती है। पिता जिस धार्मिक समुदाय से बिलोंग करेंगे, माँ डिपेंड नहीं करेगा कि किस धर्म समुदाय किस जाति से आती हैं। पिता जिस धर्म समुदाय से बिलोंग करेंगे उन धार्मिक समुदाय को ऑटोमेटिक उनके बच्चा को मान लिया जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी आप लोग दुनिया देखे कहाँ है, कहाँ होता है आप लोगों को पता ही नहीं है, होता है मान लीजिए ना, होता है मान लीजिए, ऐसा होता है, सही बात है। इसके बाद चलिए, तो पिता यहाँ पर एक अनइक्वालिटी हो जाता है, यहाँ पर अनइक्वालिटी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि राजनीति का जेंडर में क्या योगदान है, राजनीति का जेंडर में क्या योगदान है, यानी जो जेंडर है उसमें राजनीति का क्या योगदान है, अगर हम इसका स्पेशली बात करें कि राजनीति का जेंडर में क्या योगदान है, तो देखिए अगर हम बात करें पिता प्रधान देश से, यानी मेल पुरुष प्रधान देश जो ये है, ये पुरुष प्रधान देश को आप देखिएगा। अच्छा चलिए ना, इसी के तहत अगर हम जेंडर पर बात करते हैं तो जेंडर अनइक्वालिटी के विषय में बात करेंगे। तो आइए समझिए आप लोग बात को। आपके मन में किसान शब्द सुनते ही क्या आता है, मेल या फीमेल? किसान, मेल। गेहूं कटे औरत ना जलीन, रोपनी करे औरत ना जलीन, तो किसान ना भइलिन। औरत 1-2 बीघा खेती ना करेलिन अपन घर के, करेलिन, वो किसान ना भइलिन। तो कैसे मेल आ गया? ये तो अनइक्वालिटी हो रहा है ना। अरे भाई आपको पता नहीं है, कृषि में जो है 75% फीमेल जो है वो भागीदार हैं। अब मेल का बात होगा तो 53% कृषि में केवल मेल का भागीदारी है। यानी टोटल जितना मेल है ना, उन मेल का 53% कृषि में लगे हुए हैं, जबकि अगर फीमेल जितना है उसका 75% कृषि करती है। ये सत्य है। अब बता रहे हैं आपको कैसे, अब ये बता रहे हैं कैसे हुआ, ठीक है। देखिए पुरुष जो है वह कृषि के सिवा अन्य कामों को अपने घर के सिवा अन्य काम भी करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए पुरुष जो है कोई ना कोई पेशा में लगे हुए हैं, पेशा में लगे हुए हैं ना। अरे पुरुष कोई ना कोई पेशा में लगे हुए हैं कि नहीं, बताइए। पेशा मतलब काम, कोई ना कोई पेशा में लगे हुए हैं ना, ठीक है। देखिए पुरुष जो है कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। जबकि स्त्री जो है वह अपने घर के काम के करने के सिवा, घर के काम करने के सिवा वह खेती भी करती है, ये काम। और आपको बता देते हैं कि स्त्री जो है, अच्छा अगर घर के काम करने के सिवा कृषि करती हैं तो कभी ये कहा जाता है कि स्त्री जो है वह ज्यादा काम कर रही है, या इसके बावजूद भी ये भी कहा जाए कि वह दिन भर काम कर रही है, उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है, उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि पुरुष अगर बाहर जाके केवल 5 घंटा भी काम करे तो उनके काम का महत्व दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उनके काम का पैसा मिलता है और इनके काम के पैसा का अंदाजा नहीं लगाया जाता है। एक चीज और बताया, चलिए अगर आपको लगता है कि शायद पुरुष बाहर के काम करने के लिए बने हैं और स्त्री नहीं बनी है, ए बाबू चुप रहो ना, समझो। अगर आपको लगता है कि पुरुष बाहर के काम करने के लिए बने हैं और स्त्री नहीं बनी है, तो होटल में जो खाना बनाता है वो पुरुष ही होता है। कैसे आप कहते हैं कि स्त्री खाना बनाने के लिए बनी है? अब वही घर में खाना बनाना पुरुष को लगेगा कि यह गलत चीज है। अगर घर में स्त्री है, उसके बाद भी अगर घर में खाना बना रहा है, उसके दोस्त आ गए या परिवार के आ गए तो हंसेंगे, ये क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है तो हंसेंगे, ये क्या कर रहा है ना। लेकिन वही जाकर के होटल में अगर खाना बनाने का काम है, या शादी में खाना कौन बनाता है? शादी में कहीं देखे हैं कि लड़की लोग जाके खाना बना रही हो? सब बिगाड़ के रख दिया जा ना, वहां जाने से उतना खाने ना बनी, घबरा दिया जा ना। उसके बाद आगे आइए, ये चीज हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे अनइक्वालिटी होती है, यहाँ पे असमानता होता है, ठीक है ना, असमानता होता है। चलिए अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि हमने क्या क्या देखा। सभी लोग शांत रहो। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला चीज कि हमने देखा कि
लोकतंत्र में द्विंदवाद कैसे होता है। याद कीजिएगा आप लोग, हम लोग किस किस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। हम जो नहीं बताएंगे वो आप लोग बताइएगा, अगर शायद हम भुलाएंगे तो। देखिए, लोकतंत्र में द्विंदवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्या पढ़े थे? सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन ना, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? सामाजिक, हम उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे जाति। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जाति, वर्ण, धर्म, ये सभी पढ़े थे कि वर्ण व्यवस्था, जाति किस तरह से काम करती है। अच्छा, ये भी पढ़ने के बाद अब क्या पढ़े? अब पढ़े कि जाति में, राजनीति में जाति कैसे काम करता है। उसके बाद आज पढ़े हैं कि जाति में राजनीति कैसे काम करता है। उसके साथ हम लोग जो पढ़े हैं वह पढ़े हैं धर्म, संप्रदाय, लिंग, कि संप्रदाय क्या होता है, धर्म क्या होता है और लिंग क्या होता है, इन आधार पर भेदभाव को कैसे किया जाता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग, हम धर्म, पानी वहां पे है, जाके भर लीजिए ना। हम जो है धर्म निरपेक्षता के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। अभी तक ये सभी चीज जो है वह इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट होगा धर्म निरपेक्षता। आइए हम लोग धर्म निरपेक्षता को समझते हैं। चलिए देखिए, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर ना। अब सेकुलर को आप लोग समझिएगा। सेकुलर किसको कहा जाता है? सबसे पहला चीज, आप लोग बात मत करिए, शांत होइए। अब ज्यादा नहीं बचा है। धर्मनिरपेक्ष पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर स्पेशल कुछ महिला का आंकड़ा के बारे में बात करेंगे कि महिला के साथ क्या है स्थिति, फिर राजनीति में क्या भागीदारी है। अब पता है आप लोगों को, अभी लास्ट में जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना कि राजनीति में वुमेन का पार्टिसिपेशन, तो उसमें आप लोग ना स्वीडन का हालत सुनकर के आपको बहुत आश्चर्य होगा ना। स्वीडन में आधा से अधिक संसद में महिला हैं, आधा से अधिक संसद में महिला हैं, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन हमारा भारत जो है वह महिलाओं के लिए क्या काम कर रहा है, ये भी बात हम आप लोगों को आगे बताएंगे। पहले आइए आप धर्मनिरपेक्षता के विषय में समझिए। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो इस संविधान के निर्माण के समय लोगों को यही डर था कि कहीं इसको अगर एक धर्म का बना दिए, कहीं इसको हम एक धर्म का बना दिए, तो यह जो है सांप्रदायिकता यहाँ पे बार बार हिंसा न होने लगे ना। सांप्रदायिक शब्द आप लोगों को समझा दिए हैं। सांप्रदायिक शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना जो अन्य लोगों की भावना से ऊपर चढ़ के चली जाए। चलिए इधर देखिएगा, आप सभी लोग शांत हो जाइए, ठीक है ना। चलिए अब आइए इधर देखिए, हमारा जो इंडिया है, हमारा देखिए, सबसे पहले आप लोग धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा समझिए। जब कोई देश का शासन व्यवस्था जो है वह किसी धर्म के तरफ झुका हुआ नहीं होता है, जब किसी देश का शासन व्यवस्था किसी धर्म के तरफ झुका हुआ नहीं होता है, यानी कि वह जो है न ही कोई धर्म को मानेगा और न ही कोई धर्म को मानने पर प्रतिबंध लगाएगा, ये दोनों तरीका अपनाएगा। न ही कोई धर्म को मानेगा और न ही कोई धर्म मानने पर प्रतिबंध लगाएगा। जब ये दोनों तरीका को अपनाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे धर्मनिरपेक्ष, सबसे पहला चीज। अच्छा, दूसरा चीज, इंडिया जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका जो है वह जो है सिन्हिली का है। सिन्हिली यानी बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म अधिक है, इसीलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म है। वही पाकिस्तान जो है वह इस्लाम धर्म को फोकस किया है, या राष्ट्र धर्म को इस्लाम धर्म को बना लिया है। और उसके बाद ब्रिटेन जो है क्रिश्चियन को अपना धर्म बनाया है, यानी ये सभी देश जो है वह नहीं किया। लेकिन अब बात यहाँ पे है कि सेकुलरिज्म को अपनाया क्यों, इंडिया सेकुलरिज्म को क्यों अपनाया। संविधान के अकॉर्डिंग ये लोग भी सेकुलरिज्म को अपना सकते हैं, लेकिन ये धर्म को क्यों अपनाए और ये सेकुलरिज्म को क्यों अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर डर था कि कहीं सांप्रदायिकता ना आ जाए। सांप्रदायिकता क्या होता है? किसी व्यक्ति का भावना, किसी व्यक्ति का आस्था इतना आगे बढ़ जाए कि अपने आस्था के आगे किसी और की आस्था को ना समझना। इसीलिए इस भारत जो है किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया। भारत अगर कोई धर्म को प्रमोट करेगा तो उसे डर लग रहा था कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगेगा, जिससे दूसरे धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचेगा। अगर यदि ठेस पहुंचेगा तो दोनों में टकरार होगा, दोनों में हिंसा होगा, दोनों में दंगा होगा, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा और देश में हमेशा अशांति बनी रहेगी, देश में हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती रहेंगी।
बस इसी वजह से नहीं किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है, अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे वह देखिएगा, अच्छा सेकुलरिज्म चीज, सेकुलरिज्म जो है यह हमारे धर्म, हमारे भारत में प्रियम्बल में लिखा हुआ है। प्रस्तावना आपको याद है क्या? प्रस्तावना किसको किसको याद है? प्रस्तावना में ये चीज लिखा हुआ है। प्रस्तावना में ये इधर समझो, प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष, इसमें पंथ निरपेक्ष है ना, यानी पंथ माने होता है किसी के एक समुदाय निरपेक्ष होगा। ये कोई समुदाय का पंथ निरपेक्ष होता है, समाजवाद होता होगा ना, तो हम यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। अच्छा, प्रस्तावना कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। तो आप कहेंगे, अब आपके दिमाग में आता होगा संविधान 1950 में लागू हुआ ना जी। अरे संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था ना। आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 1949 में लागू हो गया था, नवंबर में, 26 नवंबर को। लेकिन पूर्णतः संविधान लागू 1950 में हुआ था। पूर्णतः संविधान लागू 1950 में हुआ था। तो हम बता रहे हैं कि 1976 में ये पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष मीन्स सेकुलर, पंथ निरपेक्ष मीन्स सेकुलर 1976 में। तब 1976 से पहले भारत सेकुलर नहीं था? बताइए बताइए पीछे से लड़का बताओ, हम अभी क्या क्वेश्चन राइज किए हैं? अभी हम क्या बोले हैं कि 1950 से पहले क्या, 1950 के बाद 1976 से पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था? क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है प्रस्तावना में। अरे भैया 1950 के बाद संविधान था ना जी। 1950, 1960, 1970, 26 साल लगभग हुए ना। 26 साल क्या बिना पंथ निरपेक्ष के हम लोग चल रहे थे? उस समय धर्म निरपेक्ष नहीं थे। फिर कब थे? कहां पे लिखा हुआ था कि हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं? क्योंकि ये बात तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना के सिवा और कहां लिखा हुआ है कि हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं? कहां पे? संविधान में। कहां पे? इस संविधान ही पे, प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो है संविधान में ही है ना, तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो फिर और कहां लिखा हुआ है? आप कहेंगे कि ये किताब में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किताब में लिखा हुआ। हम बार बार कहेंगे कहां लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है। हम बोले मान लीजिए ये पेज फाड़ दिए, इसी पे लिखा हुआ था, ये पेज फाड़ दिए। अब पूछेंगे कहां लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? पेज फट गया है, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको खोजना चाहिए ना कि और कहीं वो शब्द लिखा हुआ है इसमें है या है या नहीं, खोजना चाहिए आपको ना। आप लोग महामूर्ख हैं, ठीक है ना, एकदम महामूर्ख हैं। अब पेज फट गया तो इसके मतलब अब इसमें कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। गजब हाल है। चलिए आइए 2 नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं ना। 2 नंबर पॉइंट को हम लोग देखेंगे। बता रहे हैं सबसे पहला चीज 42वें संविधान संशोधन से पहले हमारा मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो था उसमें लिखा हुआ था, मौलिक अधिकार में यह नहीं लिखा हुआ था कि देश पंथ निरपेक्ष होगा, बल्कि लिखा हुआ था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने की आजादी है। हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने की आजादी है। हर व्यक्ति को जब अपने धर्म मानने की आजादी है, मीन्स इसका कोई धर्म नहीं है। अच्छा, एक चीज और था कि कोई भी धर्म किसी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएगा। कोई भी धर्म किसी और धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यह भी चीज था कि कोई धर्म अपना प्रचार कर सकता है, कंडीशन कि आपके प्रचार से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आप इस चीज को प्रचार मत करिए कि वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं। आप अपना अच्छाई बता दीजिए, लेकिन किसी को बुरा मत दिखाइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग था। लेकिन इसी के साथ प्रूफ हुआ, क्योंकि यहां पे बहस चल रहा था, तो कोर्ट में प्रूफ हुआ कि जब यह मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है, किसी भी धर्म मानने वाले पर कोई भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार में, मीन्स हर व्यक्ति का कोई भी धर्म हो सकता है। इसका मतलब होता है कि भारत जो है वह पंथ निरपेक्ष है। इसीलिए इस शब्द को डायरेक्टली 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में डायरेक्टली इसको प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। अब इसके बाद आप लोग आगे आएंगे, अगला जो होगा वह कहा जाएगा कि हाँ 3 नंबर पॉइंट कहा जाएगा। देखिए, हमने कहा सबसे पहला चीज इंडिया इज सेकुलर, इंडिया सेकुलर है। दूसरा कहा मौलिक अधिकार में दिया गया है, मौलिक अधिकार में दूसरा शब्द को आप लोग याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28,
जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ये आप आर्टिकल को सिर्फ केवल याद रखिएगा। इसके सिवा एक चीज और याद रखिएगा, ये प्रस्तावना को, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष शब्द। एक्चुअल में प्रस्तावना के तहत 4 शब्द जोड़े गए थे ना। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन उसमें 1976 में 4 शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहला शब्द क्या था? समाजवाद। समाजवाद, अभी समाजवाद बढ़ाए थे ना, समाजवाद बढ़ाए थे ना। समाजवाद के तहत क्या होता है डिफिनेशन? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में हो ना, और साम्यवाद रहेगा तो होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम फोर्स करेगा कि होना चाहिए। पूंजीवाद निजी व्यक्ति के हाथ में हो, देश के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वह निजी व्यक्ति के हाथ में होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है पूंजीवाद है। समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इसके बाद जोड़ा गया लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य ये शब्द जोड़ा गया। इसके बाद एक शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, जो कि हम आज आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और इसके बाद एक शब्द था वह प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, ये 4 शब्द 1 2 3 4 4 शब्द जोड़े गए ना। ये आर्टिकल के तहत हमें बस आप लोगों को इतना आर्टिकल ये नहीं याद करना है, क्यों इतना लोचा लीजिएगा, ऑलरेडी इतना पढ़ना खुद है, ये है, इसको मिटा दीजिए। सीधा सीधा मौलिक अधिकार में है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार में हमको है, मिला हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें तो आपको बोलने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? बहुत बार पता है, मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार में कौन सा आर्टिकल? 15 नहीं, आर्टिकल 19। बोलने की आजादी है इसमें ना, बोलने की आजादी है। लेकिन आर्टिकल 15 तब क्या है? आर्टिकल 15 क्या है? कोई भी धर्म से आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको समान होंगे। यानी कि जाति, धर्म, लिंग और उसके बाद जन्म स्थान, इन 4 आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 था अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत करा जाएगा ना। यानी कि जो छुआछूत होता है ना, हम आप में छुआएंगे नहीं, वो चीज का अंत होगा। ठीक, चलिए, बस यही चीज था। ये चीज भी आपका 4 शब्द 1976 के तहत जोड़ा गया ना। इस तरह से प्रूफ हुआ कि भारत जो है वह पंथ निरपेक्ष है। भारत जो है वह पंथ निरपेक्ष है। अब इसके बाद जो है आगे हम बात करेंगे, तो 3 नंबर शब्द भी हम तो बात ही कर लिए होंगे। तो 3 नंबर शब्द है, 3 नंबर आपका अगला टॉपिक होगा कि कोई भी, अरे देखिए ये आर्टिकल के तहत तो बात कर ली है, लेकिन 3 नंबर प्रॉपर लिख लीजिए कि कोई भी धर्म के लोग अपने धार्मिक अनुसंधान यानी धार्मिक कार्य यानी कि प्रोग्राम कराना हो धार्मिक, उसके लिए कहीं प्रतिबंधित नहीं है, सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी है। लेकिन अगर आपके धर्म से कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी फैलती हो, आज़ादी तो है, लेकिन अगर आपके धर्म में कहीं ना कहीं भेदभाव रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसमें सरकार क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी। ये प्रूफ होता है कि धर्म निरपेक्ष है। यानी अगर आपका धर्म जो है वह छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, आपका धर्म जो है वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, आपका धर्म अशांति फैला रहा है, तो इसमें सरकार जो है आपको हस्तक्षेप करेगी और उस धर्म के मानने वाले लोगों पर रोक लगाएगी। ठीक है ना। यानी आप धर्म मानिए, लेकिन देश के शांति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गया धर्मनिरपेक्ष के तहत। और हमारा जो है भारत वह धर्मनिरपेक्ष अपनाया है। 1950 के तहत धर्मनिरपेक्ष है। इसके बाद 1976 में जो सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया, इससे पूरी तरीके से ये बेहद अब क्या बन गया ना कि बता दिया गया कि संविधान का जो बेस है, संविधान का जो फाउंडेशन है, आधार जो है वह पंथ निरपेक्ष है। यानी अगर कोई भी आदमी हमारे देश में बात मत करो, अगर कोई भी आदमी हमारे देश में अगर ऐसा काम करता है जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो, तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो मीन्स क्या है? देशद्रोह है, देशद्रोह है। और देशद्रोह है तो उस पर एक आता है, उस पर एक लॉ आता है ना, उस लॉ को क्या बोला जाता है? शायद बोला जाता है पोटा ना, उस लॉ को पोटा बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ, सही में ये लॉ है। कि पता है कब लगता है? अगर कोई पे पोटा लग जाएगा ना, तो 3 साल तक उसका बेल नहीं होगा, 3 साल तक उसका बेल नहीं होगा ना। ये तब लगता है जब आप देशद्रोह वाला काम करेंगे, जैसे आप हिंसा करा देंगे ना, तब लगेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पता है क्या? नहीं, अब महिला वाला लास्ट पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, रुक जाइए, आ रहा है।
आपका लास्ट टॉपिक क्या है देखिए तो बुक में, कल के लिए नहीं, कल अब नहीं, आज खत्म होगा। आपका लास्ट टॉपिक है लैंगिक मसले और राजनीति, ठीक है ना? अरे बस 10 मिनट टाइम दो, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा ना, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अरे 10 मिनट में कह रहे हैं ना, इसको खत्म कर देंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, बस लड़की के बारे में इसमें पढ़ना है और ये उनके बारे में राजनीति पर फोकस करना है, ठीक है ना? उसके बाद चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा, अगर लैंगिक मामले की बात करें, लैंगिक मामले का बात करें, हम लैंगिक मामला में जो है वह हम जैविक आधार पे नहीं बात करेंगे ना, जैविक आधार पे नहीं बात करेंगे, बल्कि किस आधार पे बात करेंगे, हम इनको वर्ग के आधार पे बात करेंगे, यानी सामाजिक स्तर पे बात करेंगे, सामाजिक स्तर पे बात करेंगे। क्या है सामाजिक स्तर पे बात करना? देखिए जो महिला हैं उनसे सामाजिक स्तर पर कितना भेदभाव हो रहा है। सबसे पहला चीज, इसको 3 चरण में बात करेंगे, महिला के साथ भेदभाव का 3 चरण में बात करेंगे। सबसे पहला नंबर पालन पोषण, दूसरा नंबर शिक्षा और तीसरा नंबर काम। ये 3 नंबर में हम बात करना चाहेंगे। देखिए अब क्या हो रहा है, सुन लो, बस थोड़ा सा है, इसको पढ़ के खत्म हो जाएगा, घर चले जाओ। क्या करना है बताओ, पढ़ने के लिए तुम लोगों को कहना पड़ रहा है, गजब है यार, यही तो कलयुग है, यही कलयुग है, ठीक है ना? अच्छा कामों के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, गलत कामों के लिए लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, खुद चले जाएंगे। इसीलिए देखते हैं ना, दूध लेने के लिए दूध लोगों को घर जाकर देना पड़ता है, शराब ले खुद जाते हैं लोग लेने। कहाँ मिला था पता करो, उन्हें मिलेला। तब तो गधा है, तो हमारा तो बात लोग नहीं समझ पाते होंगे ना, गधा का भाषा समझाना पड़ेगा। चलिए आइए, ठीक, इधर 3 चीज में हम देखेंगे कि महिला के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब तो खैर अन्याय नहीं हो रहा है, अब तो अलग बात हो गया, अब तो पुरुषों के साथ अरे चुप रहो भाई, क्या है, आइए सबको समझा दीजिए ना, आइए ना आप यहाँ पे, बाबू भैया आओ ना। ठीक बा, आइए यहाँ पर देखिए पालन पोषण में क्या होता है ना, आप लोग देखिएगा कि बहुत घर में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव क्या, जैसे लड़का है ना, अगर घर में लड़का है, देखिए रियलिटी है ये, हर घर में होता होगा ना, हर घर में नहीं कहेंगे हम कि कोई घर में ना हर घर में कहा है, हो सकेला कहीं घर में लड़की को भी लोग बहुत मानते हैं ना। एगो समर्पण में लड़की का जन्म हुआ था, वो पूरा गाड़ी को एकदम दुल्हा के गाड़ी की तरह सजा कर लोग ले गए थे, इतना खुशी था उनके घर में लक्ष्मी आने का। तो खुशी है ना जी, हर घर में होता है, कोई घर लड़की को लक्ष्मी मानता है, कोई आफत विपत मानता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए ना, चलिए यहाँ पर समझिए, देखिए 3 काम है, 3 काम समझा देंगे, आप लोग चल जाइएगा। देखिए सबसे पहला, पालन पोषण के आधार पर भेदभाव किया जाता है। देखिएगा ना, लड़का है, लड़का के लिए अच्छा खाना, अच्छा भोजन, दूध, ये वो तरह तरह की चीज़ों का इंतजाम किया जाता है, लड़की के लिए नहीं किया जाता है ना, ऐसा चीज। अच्छा शिक्षा के आधार पर लड़कियां टॉप करती हैं, 10th में टॉप करेंगी, 11 में टॉप करेंगी, 12 में टॉप करेंगी, मतलब टॉप के मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। उसके बावजूद भी उनके पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता है, उनके पढ़ाई पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला, काम में तो आपको पता ही है भेदभाव किया जाता है। अच्छा काम में कैसे भेदभाव किया जाता है, जब 75% लड़की कृषि का काम कर रही हैं, जब 75% औरत जो है वो कृषि का काम कर रही है, उसके बाद नहीं, देखिए क्या है ना कि आप लोग गड़बड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, गड़बड़ा रहे हैं ना, बतियाते देख के दिमाग टेंशन में हो जाता है। अब उधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, बस गड़बड़ा जा, फिसल जा रहा जवान, ठीक है ना। चलिए आइए, अब इसके बाद ना, बहुत देखिए टीचर को ना, हमको पढ़ाते पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन कुछ दिन से पढ़ाने के बाद हमको ये लगा कि टीचर को बहुत कुछ इग्नोर करके चलना पड़ता है। हम जितना फोकस करते हैं, अगर कोई बात करता है तो फोकस करते हैं, कोई किसी से बात करता है, कोई हिलता है तो फोकस करते हैं, लेकिन हमको धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि अगर इस लाइन में बने रहना है तो आपको बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ेगा। आप सीधा मकसद पे, क्योंकि हर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, जो आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो पढ़ जाए, ठीक है ना। ये धीरे धीरे, पहले हमको लगता था जो आएगा सब पढ़ जाएगा,
लेकिन धीरे धीरे मतलब भ्रम टूट रहा है। इसके बाद आइएगा 75% लड़कियां काम कर रही है, लेकिन अभी किसान के बारे में इनसे पूछे तो बोले किसान लड़का ही होगा ना, किसान है आदमी है, किसान है आदमी है। किसान शब्द ही अपने आप में मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर एक बात बताएं, धारणा का बात, अच्छा आपको अगर मांगना हो मुंह धोने के लिए तो आप क्या मांगेंगे? दांत धोने के लिए मांगना हो तो क्या मांगेंगे? पेस्ट मांगिएगा। लेकिन आप अधिकतर लोगों को देखिएगा कि लोग मांगते हैं कोलगेट, जबकि कोलगेट जो है वो पेस्ट नहीं है, कोलगेट कंपनी का नाम है। आपको मांगना चाहिए टूथपेस्ट ना, लेकिन आप डायरेक्ट। अच्छा और आपको बता, देखिए कोई ये नहीं कहता है कि चलिए कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोई ये कहता है कि चलिए स्प्राइट पी लेते हैं ना। देखिए कोल्ड ड्रिंक से स्प्राइट बना दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक से स्प्राइट, ये सभी ब्रांड को प्रमोट करने का तरीका है, ठीक है ना, ब्रांड को प्रमोट करने का तरीका है, बात समझे। इसी तरह से मेल जो है अपने आप को पुरुषत्व का इतना ज्यादा भावना रखें कि वह किसान को मेल बना दिए, काम को मेल से रिप्रेजेंट कर दिए, पैसा को मेल से रिप्रेजेंट कर दिए। पैसा कमाना किसका जिम्मेदारी है? मेल का जिम्मेदारी। खाना बनाना किसका जिम्मेदारी है? घर में बर्तन धोना किसका जिम्मेदारी है? औरत का जिम्मेदारी है ना। ये सभी का कर दिए, ठीक है ना। जबकि हम इस सब में भेदभाव नहीं करते हैं। एक लड़का था, हम बोले ना कि हम उन लोगों, पता नहीं कौन लड़का था, हमको याद नहीं आ रहा, इसी क्लास में हम लोगों से बोले तो ऐसे करवा जाना तो फिर तो घर में बैठ के खाना बनाए पड़ी। तो वो जवाब दिलन, कहलन कि शायद हो सकता है सर आप ही को करना। हमको खुशी की बात है यार, अच्छी बात है, क्या गलत बात है इसमें? अच्छी बात है ना कि घर में रह के खाना ही सिर्फ बनाना है, बाहर नहीं जाना है। चलिए ठीक है इसमें। और 53% जो है वहां पे पुरुष ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और आइए हमारे राजनीति में महिलाओं का योगदान देख लेते हैं। राजनीति में केवल 10%, 15% तक महिला हैं। अभी 2023 में एक बिल आया था एक सरकार के, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन योजना। नारी शक्ति वंदन योजना के तहत जो है महिला का भागीदारी 33% राजनीति में करना है, ठीक है ना, 33%। ऐसे अभी 33% महिला का भागीदारी कहाँ है? पंचायती डिपार्टमेंट। पंचायती डिपार्टमेंट जो है, जो मुखिया मेहरानू रह मुखिया वार्ड जितना रहता है, देखिए औरत ज्यादा खड़ी होती है ना, इसीलिए कि औरत के आरक्षण मिलल बा ना। लेकिन अब टेंशन मत लो जाए, इतना उदास होने की बात नहीं है। अब तो बहुत आगे चल गई, ठीक है ना, बहुत आगे आप लोग निकल चुकी हैं। अब हमारा डेटा कहता है कि आप लोग बहुत आगे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और आप लोग देखिएगा, स्वीडन, नॉर्वे, इन सभी देशों में महिला का स्थिति ये है कि 70% तक महिला यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठती हैं। सोचिए, जहां पुरुष से अधिक महिला बैठे ना, जनसंख्या ज्यादा है ये नहीं है। वहां पे ऐसे है ना कि वहां पे 33। अरे भैया आप कैसे मान सकते हैं कि महिला का जनसंख्या अधिक हो सकता है?